हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया, चलो बढ़िया चलनी चाहिए। हाँ, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस ना आए, तो इससे दोनों क्वेश्चंस इसी से आ जाए। मैंने इसका मार्किंग स्कीम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में समझाया था, ठीक है, तो वो आप वहां से देख ले। लेकिन और करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस दोनों चैप्टर से और करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि कंटेंट क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो समझ लेते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन, बेसिक्स है, उसको समझेंगे। तो देखिए, कंटेंट क्या है। एक तो 5 मार्क्स मैंने लिख रखा है, ये 5 मार्क्स और में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके साथ आता है। तो ठीक है, एसी जो मतलब एसी जनरेटर जो है ना, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ही है, ठीक है, उसी चैप्टर में। बट हम यही पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि इसी चैप्टर में और करके दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन यही आता है जनरेटर जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो, तो यहीं पर दोनों ही क्वेश्चंस यहीं से आ जाएगा, इसी चैप्टर से। तो देखिए क्या क्या है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों इसी चैप्टर से आ जाए, ठीक है। तो अब कंटेंट समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है एसी करंट, क्या अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ओके, उसके बाद है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी एंड ईएमएफ एंड एसी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होगा उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ का एवरेज वैल्यू क्या होगा, ये समझेंगे। उसके बाद है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड ईएमएफ। आरएमएस क्या होता है? स्क्वायर मीन रूट तूने पढ़ा है, जब गैसेस हमने स्टेट में डिफरेंट वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां बताया था कि गैस के जो ना स्पीड, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्क्वायर मीन रूट स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड भी वहां पढ़ा है। तो ये जो स्पीड होता है यहाँ पर, ये एसी का, चूंकि एसी वेरिंग होता है तो उसका स्क्वायर मीन और रूट निकालते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू उसको बोलते हैं, ठीक है। एक खास, अब थोड़ा सा उसमें पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। देखो, फेजर्स क्या है? फेजर्स एंड फेजर डायग्राम जो है एक ओवरऑल एक डायग्राम है जिसमें हम करंट एंड वोल्टेज के साथ रिलेशन बताते हैं, ठीक है, एंगल के साथ। ओके, तो ये उसको कहते हैं फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। सर्किट रिलेटेड विथ एसी। देखो, एसी के साथ सर्किट क्या क्या रिलेटेड है देख लो इधर। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट ओनली आर जहां होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ओनली सी जहां होता है, ठीक है, एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओनली एल जहां होता है। ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये 7 जो सर्किट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्किट रिलेटेड विद एसी। यही सारा काम जो है सेंट्रलाइज है बात। ओके, तो ये देख लो, जहां पर अभी तक तूने क्या पढ़ रखा था, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो सारे प्योरली मतलब इंडिविजुअल। सिर्फ अगर रजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर रखा रहे तो इसमें करते क्या है कि करंट एंड ईएमएफ के साथ रिलेशन निकालते हैं। ईएमएफ हमें दिया रहता है इक्वल टू ई नॉट या जाई इक्वल टू जाई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके साथ हम करंट की वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद है, ये तो 3 हो गए, प्योरली 3 ही डिवाइस पढ़ा है तुमने, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अब उसी को जब हम आर एंड सी को कंबाइन कर दे, आर एंड एल को लगा दे, मतलब रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, रजिस्टर एंड इंडक्टर का सर्किट, एलसीआर सर्किट, जब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर लगा हो तब का सर्किट, एलसी ऑक्सीडेशन, एलसी सर्किट आता है, एलसी ऑक्सीडेशन, एलसी सर्किट मान लो इंडक्टर एंड कैपेसिटर जब लगा हुआ है तब, मतलब जैसे मान लो सपोज करो कि ये इंडक्टर है, ऐसे इंडक्टर है और यहाँ पर ये कैपेसिटर है इस तरह से, तो ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये जो है दैट सर्किट इज नोन एज एलसी सर्किट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब देखो क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर, किसी भी साउंड को जो हम सुनते हैं उसमें शार्पनेस कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जैसे कहाँ सुनते हैं, तो एफएम पर जो हम सुनते हैं ना, तो देखोगे एक पर्टिकुलर चैनल होता है, चैनल से पहले थोड़ी सी आवाज घरघराती रहती है, मतलब आवाज क्लियर नहीं आती वॉइस, और उससे आगे करोगे तो भी क्लियर नहीं आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर तुमको उसका साउंड क्लियर मिलेगा, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद है पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट का पावर कितना होगा, ठीक है। वैसे पावर का फॉर्मूला तूने डीसी के केस में P = VI पढ़ रखा है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है,
ठीक है। तो वाटलेस करंट, फिर वाटलेस करंट क्या होता है, मतलब नाम से स्पष्ट लग रहा है, मतलब कि ऐसा कोई करंट होगा जो कि जिससे वाट नहीं होगा, जो पावर नहीं देगा, उसको कहते हैं वाटलेस करंट। ट्रांसफार्मर को तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो TFMR, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसके बाद एसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो दीज आर द टॉपिक्स विच इज इन पर्टिकुलर चैप्टर 8 अल्टरनेटिंग करंट। यही चैप्टर टॉपिक्स है जो कि इस अल्टरनेटिंग करंट के अंदर है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। तो चैप्टर में पहले मैंने बता दिया, आज इंट्रोडक्शन करेंगे, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझेंगे, बातों को गहराई से एक एक करके देखो। जो पहला जो पॉइंट है वो ये कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तभी तुम करंट निकालोगे, ठीक है। तो हमें अल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले अल्टरनेटिंग ईएमएफ समझना चाहिए। देखो इसको एसी ईएमएफ भी बोलते हैं और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यही चीज है। देखो अब ये थोड़ा सा नाम से तुमको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ, नहीं, कंट्राडिक्टरी है, करंट भी है ईएमएफ भी है। तो ये जो एब्रिविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका इस्तेमाल एसएचएम के रूप में किया जाता है। थोड़ा सा मिसलीडिंग है, बट एसएचएम के रूप में, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी चीज को बता रहा है, किसी चीज के कोई फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर तो ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग करंट को बताएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ लिखा हुआ है। अब एसी करंट लिखेंगे तो वहां पर बताएगा। अब देखो एसी करंट तुम लिखोगे तो इसका क्या मतलब होगा, एसी करंट कितना कंट्राडिक्टरी है और अनावश्यक रूप से लग रहा है कि एसी आ रहा है यहाँ। देखो अल्टरनेटिंग करंट, इसका पूरा मतलब होगा अल्टरनेटिंग करंट और फिर करंट नहीं। तो इसलिए ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, एब्रिविएशन, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को बता रहा है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, इसको रफ करिए और इसका डेफिनेशन लिखिए। देखो इसका डेफिनेशन लिखो, दोज EMF whose magnitude and direction both changes periodically, periodically are known as alternating current EMF, ये AC EMF, ओके। AC EMF ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको क्या कहते हैं, AC EMF कहते हैं। अब AC EMF का जो इक्वेशन होता है जाई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जाई नॉट साइन ओमेगा टी को अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये कुछ तुमको समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन कहाँ से लाए हैं सर, 2π/T × T। देखो मैंने अभी बात करी थी एसएचएम की, तो कोई भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका जो इक्वेशन लिखोगे क्या होगा, साइन ओमेगा टी, y = a साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही है। ये क्या है, जाई है, ईएमएफ को बताता है, जाई नॉट पीक वैल्यू को बताता है। जैसे ए क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को, वैसे ही जाई नॉट पीक वैल्यू को बताता है साइन 2π/T × T। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो दोज EMFs which magnitude and direction both changes periodically are known as AC EMF। उसको क्या कहते हैं, AC EMF बोलते हैं। और ई जाई = ई बार बार मैं बोल जाता हूँ, लेकिन ये जाई पढ़ा जाता है, तो जाई = जाई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? अब ये जो चीजें हैं, इनका अगर तुम ग्राफ ड्रा करो तो क्या ड्रा करोगे, कैसे बनेगा, एक बार तुम वैसे तो जानते हो सब चीज, लेकिन एक बार इसको हम ड्रा करके देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसको बना दूं, सॉल्व कर दूं, या फिर एक काम करो इधर ही कर लो, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं फिर कर देते हैं। प्यारे बच्चों एक टेबल बना लो ऐसे, वैसे तो तुमको आता होगा सब चीज, वैसे समझा देता हूं मैं। यहाँ पर मान लो सपोज करो टी स्मॉल टी एस 0 है, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? देखो ये यहाँ पर t जो है ना, इनिशियल टाइम जो है 0 है, ली रखा है, तो साइन 0 हो जाएगा पूरा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो पूरा टर्म ही 0 कर देगा। अगर मान लो t को तुम t/2 रख दो, या पहले t/4 रखो, ठीक है, क्वाड्रेंट ले लो। अब t/4 जब रखोगे तो यहाँ पर देखो t/4, t कैंसिल हो जाएगा, 2 से नीचे 2 जाएगा तो π/2 होगा, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये E0 हो जाएगा। नहीं, अब t/2 है, अगर मान लीजिए हम ले ली t/2, तो t/2 रखेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा ना, कैपिटल T, और 2 भी ऊपर से कैंसिल, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? 3t/4, अब देखो 3t/4 है ना, तो 3t/4 जब हम लिखेंगे E0 की जगह पर तो कितना होगा? देखो E0 साइन 2π/t इंटू 3t/4, तो टी कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? 2 ये हो जाएगा, तो E0 साइन 3π/2, और ये जो है ना 270 के इक्वल होता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, अगर हम देखें इससे पहले अगर देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये -E0 देगा आपको। वैसे ही सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पर आप t ले, तो टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2π = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका AC EMFs के, ये तो हमने यहाँ पर टेबल बना दी। अब इसका प्लॉटिंग करो, कैसे करोगे प्लॉट? ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये इस तरह से है, ये EMF का वर्टेक्स है और ये 0 है, तो ये EMF अगर बताएगा, यहाँ पर देखो ये 0 है, और यहाँ से यहाँ मान लो ये t/4 बताता है, तो ये पूरा अगर प्लॉटिंग करोगे ना तो ये ऐसे होगा। मैं थोड़ा सा देखो, ये t/4 पर ये चीज़ें जो होगी वो मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? E0, और यहाँ पर ये जो होगा कितना होगा? फिर से 0 हो रहा है तो t/2 होगा, और यहाँ पर जो होगा ये कितना होगा? 3t/4, और ये जो होगा यहाँ पर t होगा, और ये 0 होगा, तो ये यहाँ पर ये मैक्सिमम जो वैल्यू है बेटा, ये कितना हो जाएगा? -E0। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये +E0 होगा, और ये जो होगा नीचे वाला -E0 होगा। तो एक कंप्लीट ग्राफ इस पर्टिकुलर E = E0 sin ωt। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे अब बार बार करेंगे नहीं, सीधा हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा AC EMF और अल्टरनेटिंग EMF। अब हमें करना है AC करंट के बारे में पढ़ना। AC करंट शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, तो AC करंट लिखिए, और यहां पर लिख सकते हैं आप अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्या हमें बातें समझ में आ रही? अल्टरनेटिंग करंट, तो ये शॉर्ट में AC करंट लिख लो या फिर अल्टरनेटिंग करंट लिख लो। अब इसका डेफिनेशन हमें निकलना है, तो सेम वैसे ही है, दोज करंट whose magnitude and direction changes periodically, those current whose magnitude and direction changes periodically, DIACAMM, is known as AC करंट। उसको क्या कहते हैं बेटा? AC करंट। और अल्टरनेटिंग करंट, क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो ये हो गया तुम्हारा AC करंट। अब इसको अगर तुमको समझना है
तो तुम एक काम करो, अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ तो समझ में आ गया होगा तुमको। ये जो है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट, मान लीजिए सपोज कीजिए एक सर्किट है यहाँ पर जिसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है, सामने एसी लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो एसी में एक चीज याद रखना, पोलैरिटी साइन नहीं लिखते, क्योंकि ये बार बार ये अपोजिट होते रहता है, चेंज होते रहता है, अपोजिट क्या परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। अब कैसे वो देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो चीजें तुम देखा है ईएमएफ का, तुमने देखा होगा कि 0 से लेके मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम आता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम आता है। क्या ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है अपने, फिर यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर, तो यही तो है दोज मतलब ईएमएफ का डेफिनेशन लिखा था कि दोज ईएमएफ व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली, बार बार चेंज हो रहा है। ये पहले यहाँ गया, फिर अब ये डायरेक्शन हो गया, पहले ये डायरेक्शन था, अब ये चेंज हुआ, फिर नेगेटिव में आया, फिर नेगेटिव में इस डायरेक्शन में चला गया, तो बार बार चेंज तो हो रहा है। अब ऐसा ही चीज यहाँ देखोगे तो अगर मान लो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर आपका रजिस्टर आर है, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई अपॉन आर, और इसको लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और यही चीज है आई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो ये है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सिमिलरली ये चीज जो होगा, यहाँ पर ये 0 है ओरिजिन, तो ये ऐसे करके ऐसे तो होगा, लेकिन यहाँ समझने वाली जो बात है वो ये कि ये जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा t/4 और ये क्या हो जाएगा t/2, और यहाँ पर आप देखेंगे 3t/4, और ये कितना होगा, ये वाला चीज ये देखना है हमको, तो ये कितना होगा t, पूरा पीरियड जो हो गया वो हमने प्लॉट कर लिया। अब ये यहाँ पर इसको हम किससे डिनोट करें, करंट से। ये क्या था यहाँ पर ईएमएफ, और नीचे क्या है, टाइम पीरियड है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर ईएमएफ वेरी कर रहा था, वैसे ही करंट भी वेरी करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही हैं। तो करंट भी पीक पर जाएगा t/4 पर, फिर नीचे आएगा, मतलब पीरियोडिकली इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात है। अब देखो एक बात याद रख लेना, इंडिया में जो ईएमएफ या वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज, इसको एसी ईएमएफ बोल लो, एसी वोल्टेज बोल लो, इन इंडिया इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इंडिया एसी वोल्टेज जो है, एसी वोल्टेज वो कितना है 220 वोल्ट। यूएसए में ये चीज जो है 110 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है। और यहाँ पर एक चीज याद रख लो दूसरा, कि एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगा देखो इधर समझो, ये आई इक्वल टू जो है ना आई नॉट साइन 2π/t इंटू टी, अभी लिखा था, ये ओमेगा को 2π/t लिखते हैं ना रे, तो इतना लिखा था। तो 1/t को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी साइन 2π इंटू एफ इंटू टी, तो ये हो गया आई की वैल्यू। तो आई नॉट साइन 2π/f इंटू टी, ये हो गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/f इंटू टी। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, एसी फ्रीक्वेंसी जो है इन इंडिया एसी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है इज 50 हर्ज। यूएस में जो है वो है 60 हर्ज, ठीक है। यूएसए में जो है वो 60 हर्ज है, यहाँ पर 50 हर्ज। समझ में आ रही बात है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना होगा बता मुझे, 1/f है, तो 1/50 नहीं, तो इसको करोगे तो कितना, सॉल्व करोगे तो कितना होगा, इसको करो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1002 सेकेंड, नहीं यही तो होता है। इसका यूनिट हर्ज है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बता मुझे, 50 पर सेकेंड, ये तो लिख सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखना है, 220 वोल्ट होता है एसी वोल्टेज इन इंडिया, एंड फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना होगा 50 हर्ट्ज। क्या हमें बातें समझ में आ रही है। तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ था। अब टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितने होंगे,
ठीक है। और उसका डिफरेंट यूजेस होता है, टाइप्स मतलब अब जैसे अल्टरनेटिव करंट ये जो पढ़े हो ना इसको कहते हैं साइनोसॉइडल, साइन का फंक्शन। और अगर स्क्वायर वेव हो तो ऐसे, और अगर ट्रायंगुलर हो तो कैसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये कर देते हैं, अभी समझा देते हैं आपको लिख करके। ओके प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट फॉर्म है करंट के, देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसी करंट, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव करंट, ये इस तरह से साइनोसॉइडल साइन फंक्शन होता है, अभी दिखाया मैंने ग्राफ ड्रा करके आपको। डोमेस्टिक सर्किट में जो यूज करते हैं हम वो इसी तरह के साइनोसॉइडल वेव ही होता है। ओके उसके बाद स्क्वायर वेव है, ये इस तरह की स्टॉप वॉच में यूज होता है, ठीक है। लॉजिक गेट समझने में भी होता है, लेकिन लॉजिक गेट अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, वो सेमीकंडक्टर में पढ़ना है, ठीक है, गेट। ओके अब ये इसमें है स्क्वायर वेव तरह के करंट का यूज होता है। ट्रायंगुलर वेव करंट है, ट्रायंगल के रूप में ऐसे, ठीक है, इसको ट्रायंगुलर वेव करंट कहते हैं। इन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तो डिफरेंट तरह के फॉर्म थे करंट्स के, एसी करंट के। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट, ठीक है, अभी तक एसी करंट जो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली टाइम के साथ बदलता है। पीरियोडिकली का मतलब टाइम के साथ बदलता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट, डायरेक्ट करंट का, ठीक है। दोज करंट विद मैग्नीट्यूड magnitude and direction remains constant is known as डायरेक्ट करंट। इसको क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या हमें बातें समझ में आ रही, मतलब कहने का एक ऐसा करंट, ये जो है ना ये करंट है और ये टाइम है, यहां पर ये करंट का जो वैल्यू है ये फिक्स, पीरियोडिकली चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ये स्ट्रेट लाइन जाया जा रहा है। यहां पर अगर मान लो यहां पर जो है करंट का वैल्यू वही सेम ही है, रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अब हमें बताओ इसका, वहां तो ठीक है टी हो रहा था टाइम पीरियड, अब यहाँ पर मतलब टी टाइम के साथ ये क्या हो जा रहा था, चेंज हो रहा था। मैंने बता दिया 50 हर्ट्ज उसका इंडिया में फिक्स है उसका फ्रीक्वेंसी। ओके तो टाइम पीरियड तो उससे निकाली फ्रीक्वेंसी से। ओके लेकिन यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे टाइम पीरियड, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पर जाएगा कभी चेंज ही नहीं होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे, टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिटी नहीं, अनंत तक जाते जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी होगा क्या, ये लिख लो। वैसे तो होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, तो टाइम पीरियड चूंकि इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी 0। ये याद रख लेना, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी डीसी करंट का वो क्या होता है इन्फिनिटी। टाइम पीरियड कितना होता है इन्फिनिटी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 0। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, धांसू लेक्चर के साथ। तब तक वीडियो वॉच करते रहिए। वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।